बिल्कुल जेबीकेएसएस के प्रत्याशियों को छोड़कर हर जगह जहां अपर्णा हंस हो, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो, चाहे चमरा लिंडा हो, चाहे अभिषेक झा हो, इन्हें जनता सीधे वोट कटवा के तौर पर देख रही थी और शायद यही वजह रही कि इन्हें वोट नहीं मिले। मदन, क्या आकलन कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की निगाहें जो त्रिकोणीय मुकाबले थे, जो तीसरे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, उन पर टिकी थी कि अगर वोटों का शिफ्टिंग होता है तब जाकर के उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत जो है आसानी से हो सकती है। चाहे वो आप लोहरदगा में देखें, चाहे वो आप गिरिडीह में देखें, चाहे वो आप एक तरह से राजमहल में देखें या फिर हजारीबाग में देखें, जहां कहीं भी ये जो त्रिकोणीय मुकाबले होने थे उस पर जरूर बीजेपी की निगाहें थी कि जितने अधिक वोट उसमें शिफ्ट होते हैं तो फिर उनके उम्मीदवार जो है आसानी से जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवघर में भी देखें कि जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अभिषेक झा है वो कम से कम उम्मीद की जा रही थी कि 50,000 अगर वोट आते हैं तो इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन वहां वो नहीं हुआ, 10,000 के भीतर ही वो रह गए। तो ऐसी स्थिति जो बनी, लोबिन हेम्ब्रम से उम्मीद की जा रही थी कि 1 लाख से कम वोट वो नहीं लाएंगे, कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में वो वोट जो है हासिल करेंगे। चमरा लिंडा से उम्मीद की जा रही थी कि आदिवासियों के वोट जो है उनको अधिक से अधिक मिलेंगे, वो उनके अपने समाज के लोग हैं और वो जिस तरह से सिर्फ सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, समाज के विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जो भीड़ दिखती थी जब वो नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे तब जो भीड़ थी और जो सभा किए थे, जनसभा हुआ था उसमें जो भीड़ थी, इससे स्पष्ट तौर पर ये समझा जा सकता था कि लोगों का समर्थन है इनके पास और इसीलिए ये चुनावी मैदान में है और ये वोट में तब्दील होगा। लेकिन ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। आंकड़े जो आए हैं वो हैरान करने वाली है कि जो इतने बड़े दावे थे वो इतने कम वोटों में कैसे रह गए। चलिए, तो ये लगभग हमने सभी उन 5 सीटों पर चर्चा कर ली जो इंडी गठबंधन के खाते में गई हैं, लेकिन इस चुनाव में निकल कर क्या आया, इस चुनाव के नतीजे से क्या आकलन हम कर पा रहे हैं? जो मेरी समझ से है कि एक तो दल बदल प्रत्याशियों को लोगों ने पसंद नहीं किया, मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। दूसरा, आदिवासी वोट इंटैक्ट रहा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जेल जाना एक बड़ा मुद्दा रहा और इसलिए एकजुट होकर आदिवासी समाज ने वोट दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो तीसरे त्रिकोणीय मुकाबले की बात जिन जगहों पर आई तो जनता सीधे 2 खेमों में रही, कोई तीसरा फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आया, या तो इंडी गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, और वो साफ इस चुनाव के नतीजों से नजर आ रहा है और इसका असर विधानसभा चुनावों में होगा। वो इसलिए क्योंकि बाकी जो वोट कटवे की बात कर रहे थे उदय जी, वो दिखा तो जेबीकेएसएस जिसे वोट कटवा हम नहीं कह रहे क्योंकि अच्छा खासा वोट उन्होंने लाया है, तो क्या विधानसभा चुनाव जो अब ठीक बाद कुछ महीनों बाद है झारखंड में, उसमें जेबीकेएसएस का वो मजबूती के साथ वो रख पाएंगे कदम विधानसभा में? विधानसभा चुनाव क्या वो लड़ेंगे, इसका असर क्या होगा, किन पार्टियों पर होगा और क्या ये नतीजे विधानसभा चुनावों में असर करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करें। रंजन जी से शुरुआत करते हैं। रंजन जी, सीटों पर आकलन हो गया, अब इस चुनाव का असर विधानसभा चुनाव में किस रूप में देख रहे हैं, इस परिणाम का असर? देखिए, चुनाव पर जो असर पड़ना है, बीजेपी को अब त्वरित गति से जो आदिवासियों का वोट है उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यहाँ पर जो आदिवासी नेता हैं बीजेपी में, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वो करने की उसके लिए ज़रूरत है। और एक चीज़ और है जो सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जेबीकेएसएस जो है वो अपने पांव पसार रहा है और जिस तरह से वो पांव पसार रहा है उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। जैसा आपने गिरिडीह में जयराम महतो का प्रदर्शन देखा, रांची में देवेंद्र महतो का प्रदर्शन देखा और हजारीबाग में संजय मेहता का प्रदर्शन देखा, तो ये चीज़ें, यहाँ तक कि धनबाद में इखलाक अंसारी जो जेबीकेएसएस के प्रत्याशी थे उन्हें भी 80,000 वोट आए हैं, तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा। इस मामले में सिर्फ मनोज यादव जो हैं उनका प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा, 2% के आसपास उन्हें भी मत आए हैं। तो अब आप ये मानकर चलिए कि इसका एक इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पर पड़ना है। अब इससे निपटने की जो रणनीति है वो भी जो है अन्य पार्टियां उनको बनानी पड़ेगी, चाहे वो आपको आजसू हो, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अब सबको नए सिरे से सोचना होगा और बहुत जल्द ही उस तैयारी को अमली जामा पहनाने का प्रयास करना होगा। और मजबूत पार्टी से अब सामना होगा।
जी हाँ, बिल्कुल। अब वो एक अलग कोण बनाएंगे। अब जैसे एक दिलचस्प चीज आपको मैं बता दूं कि गिरिडीह की हम बात कर लेते हैं, जो सबसे हॉट सीट रहा, वहां पर आप देखिए जब मुकाबला अलग अलग कोणों में बना है, जहां पर बाकी जगह आप देखिए तो जो जीत हार का जो प्रतिशत रहा था, वो जीतने वाले प्रत्याशी को 45, 47, 48% के आसपास वोट मिला है। लेकिन आप गिरिडीह में देखिए कि सिर्फ 36% वोट पर सीपी चौधरी जीत गए। तो जब फाइट ट्रायंगुलर बनती है तो इसका क्या रिजल्ट आता है वो आप देखिए। बाकी प्रत्याशियों को जीतने के लिए कोई अगर 44 लाके हार गया तो हम कह रहे हैं कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सीपी चौधरी 36% वोट लाकर जीते हैं। और आपको बताऊं कि गिरिडीह, बाघमारा और बेरमो, ये 3 जगह सीपी चौधरी लीड कर रहे हैं। मथुरा महतो को सिर्फ टुंडी से लीड मिला है। और डुमरी और गोमिया, ये 2 जगह से जयराम महतो ने लीड किया है। और वो भी डुमरी में तो मैसिव मार्जिन है। विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर नजर। जी हाँ, 90,541 वोट तो उन्हें डुमरी में आए हैं। और यहाँ तक कि जो लंबोदर महतो का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी 70,828 वोट जो है जयराम महतो को आया है। हालांकि वहां चंद्र प्रकाश चौधरी को भी 66,000 वोट आया है। तो वो एक नजदीकी मुकाबला है। तो आजसू के लिए तो इमीडिएट थ्रेट है, लेकिन जब आप डुमरी देखते हैं तो जेएमएम के लिए भी थ्रेट है। तो ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जेबीकेएसएस आगामी विधानसभा चुनाव में इम्पैक्ट डालने वाला है। बिल्कुल, और शायद लक्ष्य भी यही था इस बार जयराम महतो और उनकी पार्टी का कि हमें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, हमें दिखाना है कि हम नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो थोड़ा जेएमएम के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अब खासकर जेएमएम, आजसू, बीजेपी, तीनों के लिए वो कहीं न कहीं जेबीकेएसएस अब खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है कि आप रोजगार दीजिए, आप परीक्षाएं वक्त पर लीजिए, आप जेपीएससी से लेकर जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें वक्त पे कराइए, नहीं तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल होगा। चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे आजसू के नेता हो, चाहे जेएमएम के नेता हो। ये झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ी तब्दीली दिख रही है। मदन, बिल्कुल, देखिए, एक जो युवा आंदोलन कहते हैं उससे जयराम ने अपनी एंट्री की और अब लोकसभा चुनाव में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दिया। जरूर है कि इस आंदोलन और इस चुनाव से उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। जो एक टारगेट है वो है झारखंड विधानसभा तक पहुंचना। अब इसमें लगभग कामयाबी जो है हमें लगता है मिलता हुआ दिख रहा है। चुनौती दोनों के लिए है। मदन, आप भी मानते हैं कि बस ट्रायल था जेबीकेएसएस के लिए और नजर विधानसभा नहीं, पर है? ट्रायल नहीं था। एक लक्ष्य था कि इसमें हम अगर ये अकेले जयराम भी जीतकर ऊपरी सदन तक पहुंचते हैं तो उनके जो और सहयोगी हैं वो विधानसभा पहुंचे और धीरे धीरे संख्या हम बढ़ाएं, लोकसभा के लिए भी, विधानसभा के लिए भी। और आगे के दिन में एक लंबी लड़ाई और एक लंबी योजना थी जो इसके माध्यम से हम संसद तक पहुंचकर झारखंड की आवाज को उठाएं और झारखंड के हक के लिए लड़ें। तो ये एक योजना थी और पूरी जो तैयारी और जो माहौल था वो बता रहा था कि अगर आप गिरिडीह में जाते तो आपको ये जरूर नजर आता। और गिरिडीह के लोगों से अगर आप बात करते तो वो जरूर कहता कि इस बार सिर्फ जयराम है, जयराम ही है और जयराम ही जीतेगा। मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम आया। हम एक गांव गए थे, आपको याद होगा, जहां पर कई संख्या में जो महिला है वो सामने आती है और ये बोलती है कि मोदी जी ने उन्हें ये दिया, ये योजना का लाभ उन्हें मिल पा रहा है। तो मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम आया। देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी के जीत में मोदी फैक्टर ही सबसे बड़ा एक फैक्टर है। तो इसमें कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो योजनाएं थी वो महिलाओं तक घर घर पहुंची हुई थी। इसलिए सभी जानते थे कि ये अनाज अगर आ रहा है तो ये मोदी जी से आ रहा है। और इसलिए जो लोग दूसरे नेताओं के नाम नहीं जानते, लेकिन अगर उनसे पूछ दीजिए मोदी जी को जानते हैं, कौन है मोदी? हाँ, प्रधानमंत्री हैं, हम जानते हैं। तो ये चीजें जब सामने आने लगी तब जाकर के ये लगा, और इससे थोड़े चंद्र प्रकाश चौधरी आश्वस्त थे कि हमारी नैया जो है पार हो जाएगी। लेकिन उनके खिलाफ भी एक माहौल था कि वो क्षेत्र में समय नहीं देते। हालांकि वो ये आरोप विपक्ष पर लगाते थे कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई है, एक माहौल बनाया गया है। मैंने उनसे खुद पूछा था, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब सीपी चौधरी से मैं मिली थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि कई आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप 5 सालों तक गायब रहे। तो वो मेरे तरफ देखे, हंसे और बोले कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मैं लोगों के बीच में था। लेकिन उसके बाद मैं कई ग्रामीण क्षेत्र गई, वहां के लोगों से बातचीत की, तो वहां के लोगों का कहना था कि सीपी चौधरी को वो नहीं देखें, लेकिन उनका कहना था कि मोदी जी हम लोगों को राशन दिए,
मोदी जी जो भी योजना बनाए उस योजना का लाभ हमें मिल रहा है। तो मोदी फैक्टर गिरिडीह में जरूर काम आया। अगर सीपी चौधरी का नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है वो सामने आया इसके साथ जी। लेकिन इसके बावजूद जीत और हार लगी रहती है, लेकिन जयराम ने अपनी उपस्थिति जो है एक जोरदार वहां पर दी है। और इसका फायदा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डुमरी, हम शुरू से ये कह रहे थे कि डुमरी में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिला है जयराम महतो का। तो इसका सीधा नुकसान अब जेएमएम को होता हुआ दिख रहा है। अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, जेएमएम को मदन या आजसू को भी दिख रहा है? नहीं, आजसू को दिख रहा है, ये तो तय है। पहले तो आजसू को ही दिख रहा है। नहीं, सबसे पहले नहीं हम कहेंगे, क्योंकि डुमरी जो सीट है उस पर परंपरागत जेएमएम के लिए है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो वहां से कई बार विधायक रहे। इस बार भी उनकी पत्नी को भी जब उम्मीदवार बनाया गया तो वो भी चुनावी मैदान में जीत गई, मंत्री बनी हुई है। तो ये चुनौती अब उनके लिए विशेष है। आजसू तो हारा है, आजसू तो वो जान रही है कि हमें पीछे करना है, हमें और मेहनत करनी है, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मौजूदगी खास करके डुमरी क्षेत्र में, अगर जयराम महतो खुद उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तब प्रभाव और उनका बढ़ेगा। लेकिन वो अगर टुंडी शिफ्ट हो, लेकिन रंजन जी सिल्ली देखिए तो सिल्ली से क्या देवेंद्र महतो ने लीड किया है तो ये पता चलेगा कि वो सुदेश महतो के लिए खतरा है या नहीं। वहाँ पर देवेंद्र महतो को अच्छा वोट आया है, लेकिन लीड वहाँ पर जो है संजय सेठ ने ही किया है। वहाँ पर यशस्वनी सहाय को कम वोट आया है, वो तीसरे नंबर पर रही हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर संजय सेठ ने लीड किया है, लेकिन देवेंद्र महतो को भी ज्यादा वोट आया है। जो देखिए मैं बातें कहता हूँ कि जो कुर्मी वोटर्स हैं वो जेबीकेएसएस के तरफ जरूर आकर्षित हुए हैं। और यही वजह है कि जब आप देवेंद्र महतो के भी जब आप वोट देखेंगी तो जो उन्हें 1,32,35,000 जो वोट आया है उसमें से 80,000 जो है वो 50,000 जो है उसके आसपास आपको सिल्ली से और बाकी जो है वो ईचागढ़ से आया है। तो ये दो जगहों पर जो है उनके वोट ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इनिशियल नुकसान जेबीकेएसएस पहुंचाता हुआ दिख रहा है वो आजसू के लिए ही दिख रहा है। अब देखिए आपने सुदेश महतो की बात की, मैंने लंबोदर महतो की बात की। गोमिया में 70,828 वोट जयराम के पास है और जो सीपी चौधरी उनके पास 66,488, मतलब 3,500 वोट का फर्क है। तो ये जगह इसलिए इनिशियली जो आजसू है मुझे लगता है कि वो इस पर जरूर मंथन कर रहा होगा कि ये जो एक बात सामने आ गई है उससे किस तरह से वो काउंटर करे। निश्चित तौर पर जो उनका थिंक टैंक है इसके लिए बैठेगा, योजना बनाएगा, लेकिन कितना सफल होता है नहीं होता है ये तो आपको विधानसभा चुनाव के समय ही पता चलेगा। तो विधानसभा इस बार काफी चुनौती भरा रहने वाला है सभी के लिए। और लेकिन एक जो इस पूरे चुनाव में अगर आप लोग इससे सहमत हो, कल्पना सोरेन झारखंड की नई स्टार बनकर उभरी है, इससे कौन कौन सहमत है? उदय जी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कल्पना सोरेन एक नया चेहरा के तौर पर उभरी हैं और हेमंत सोरेन की कमी को उन्होंने कुछ हद तक पूरा किया है, क्योंकि उनकी सभाओं में लगातार भीड़ जुट रही थी। और अब सबसे बड़ा देखने वाली बात यह होगी कि क्या कल्पना सोरेन सीएम बनेंगी या फिर चंपई सोरेन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लगातार इससे पहले चर्चा हो रही थी कि जब वो गांडे से विधायक बन जाएंगी तब उलटफेर हो सकता है। अब इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन उन्होंने डिनाई किया था, उनका कहना था कि ऐसा वो कुछ ना सोच रही है, चंपई सोरेन की सीट जो है वो सुरक्षित है। क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे कि अगर गांडे से कल्पना सोरेन जीत हासिल करेंगी तो शायद वो अगली मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात का खंडन किया और उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, एक बहुत वक्त नहीं है आम चुनाव में। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये इसी साल के इसी वर्ष के अंत में होना है। तो ऐसे में ये एक रिस्क नहीं लेना चाहेगी जेएमएम और कल्पना सोरेन खुद। वो चाहती हैं कि फिर से जो ऐसा आकलन और जो एक सोच, एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में जो चुनाव हो उसके बाद अगर जेएमएम को या फिर इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलती है तो फिर उसमें वो अपना चेहरा जो है सीएम के तौर पर सामने ला सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल। लेकिन बहुत कम समय, रिस्क तो नहीं लेंगी। क्योंकि समय इतना कम बचा है कि इसमें आप आते हैं। अब देखिए, आपके पास वक्त भी बहुत नहीं है। जब चुनाव आएगा उससे कुछ महीने पहले आपको फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो फिर उसमें भी आप कोई काम नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आपके पास जो समय बचा रहा है वो 3-4 महीने का बचा है। 3-4 महीने में किसी के लिए
लिए बहुत कुछ परफॉर्म करना जो है वो आसान नहीं होता। तो वैसे में अगर वो आती हैं और कुछ ऐसा नहीं होता है तो आप कह सकती हैं कि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जोखिम लेंगी और कम से कम मुझे लगता है कि विधानसभा तक जो है वो चंपई सोरेन ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब उसके बाद चुनाव में इसी तरह जाया जाएगा और कल्पना सोरेन जो है उसमें फिर हिस्सा लेंगी। हाँ, अगर उसके बाद जेएमएम को बहुमत आता है या इंडिया गठबंधन को बहुमत आता है तब इस विषय में जो है कुछ सोचा जा सकता है। यानी अगर फिर से इंडी गठबंधन यहाँ पर जीतती है विधानसभा चुनाव में तो ये तय माना जाए कि कल्पना सोरेन ही सीएम फेस होंगी। अग्री हैं आप ऐसा लोग? अनुमान लगाया जा रहा है। ये अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इस बार ही ऐसा मतलब खबरें आ रही थी कि कल्पना सोरेन अगर जीतती हैं तो वो अगली मुख्यमंत्री झारखंड की रहेगी और पहली महिला मुख्यमंत्री। लेकिन इस बात का उन्होंने खंडन किया है। करिश्मा जी। निर्भर करेगा कि अगर हेमंत सोरेन की जमानत हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, तब फिर मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ही सीएम बनेंगे। हाँ, ये एक बात जेएमएम के रणनीतिकारों ने इस बात पर भी विमर्श किया होगा कि कल्पना सोरेन को अभी सीएम बना देने से अच्छा होगा कि उन्हें वेटिंग सीएम इन वेटिंग प्रोजेक्ट किया जाए और उसी आधार पर कल्पना सोरेन और सबका प्रचार इसी पे डिपेंड करेगा क्योंकि बिल्कुल उनके फेस पर चुनाव लड़ा जाए क्योंकि हेमंत सोरेन अभी तत्काल 2-3 महीनों में बाहर आ पाएंगे इसकी उम्मीद तो कम नजर आती है। जिस तरह से नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कल्पना सोरेन या चंपई सोरेन? चंपई सोरेन मुख्य चेहरा अब कल्पना सोरेन होंगी, ये तय है। अब लगता है कि चंपई सोरेन या चंपई सोरेन भी ये कहते हुए नजर आएंगे जब चुनाव चलेंगे कि कल्पना जी को अब सीएम बनाना है। नेतृत्व तो मुख्यमंत्री का ही होता है, लेकिन जो चेहरा बनाया जाएगा वो आपको मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन को जिस बनाया तरह से कल्पना ने प्रचार किया, पहली बार राजनीति में कदम रखकर पहली बार चुनाव लड़ते हुए उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र की कमान संभाली, ये एक बड़ी बात है और बड़ा कद उनका करता है। उदय बिल्कुल, और देखिए इस लोकसभा चुनाव की झारखंड में सबसे बड़ी असर की बात कही जाए तो एक कल्पना सोरेन और दूसरे जयराम महतो, इन दोनों का काफी वजन रहा है और इन दोनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, अपना प्रभाव दिखाया है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में समीकरणों को प्रभावित करेगा। अब जो भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो या कांग्रेस और जेएमएम का खेमा हो, उन्हें इसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। देखिए, अब तो हम लोगों ने जीत और हार पर चर्चा कर ली।